लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1320 में आमिर खुसरो रूलर बन जाता है कुछ टाइम के लिए। और उससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी डेथ हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद आमिर खुसरो रूलर बनता है कुछ टाइम के लिए, जस्ट ऑलमोस्ट 1 साल से भी कम। फिर 1320 में ही क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए गियासुद्दीन तुगलक। और इसका जो दूसरा नाम था वो था गाजी मलिक। So Ghazi is the term used for someone who fights for one's religion in Islam. So इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं इसने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले ही किल्ड खुसरो एंड बिकेम सुल्तान। He was governor of northwestern region during the Khilji rule and he got good experience in fighting wars with the Mongols. And this is like very important thing. तो ये एक्सपीरियंस उसको आगे काम आता है और अंपायर बिल्डिंग में। ये इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने 29 टाइम्स मंगोल्स से लड़ाई करी थी और उनको पुश बैक कर दिया था। सो दिस इज ऑल्सो नीड टू बी रिमेम्बर्ड। गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक, इसने 29 टाइम्स पुश बैक करा था मंगोल्स को। आगे देखते हैं। Ghazuddin Tughlaq went for direct rule in south and attacked Warangal but failed in capturing the same. ये कब हुआ? ये 1321 में, जस्ट 1 साल बाद। फिर 1323 में गैसुद्दीन तुगलक सेंट जौना खान, किसको भेजा इसने? जौना खान को, टू अटैक वरंगल एंड मदुरई। ही सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड देम इनटू दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने साउथ के किंगडम्स को इंटीग्रेट कर लिया है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत में। आगे देखते हैं और इसने क्या किया है। अब 1325 के अंदर क्या होता है? इन्वेजन ऑफ बंगाल बाय गयासुद्दीन तुगलक एंड ही डाइड वाइल हिज वे बैक फ्रॉम विक्ट्री ऑफ बंगाल। बंगाल का उसने इन्वेजन करा और वापस आते वक्त 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक सिर्फ 5 साल ही रूल कर पाए। 1320 में इस्टेब्लिश करा और 1325 में उसकी मृत्यु हो गई जब वो बंगाल का इन्वेजन करके वापस आ रहा था। गयासुद्दीन तुगलक was said to be foe with Hazrat Nizamuddin Aulia and the Sufi saint said to reply of his message दिल्ली अभी दूर है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को वो नीचा दिखाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू शो द सेंट कि वो उनसे भी ऊपर है, पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं करा, मतलब उसके रूल को स्वीकार नहीं करा, क्योंकि वो सबसे ऊपर खुदा को या ईश्वर को मानते थे। तो जब उन्होंने उसका एक बहुत ही अहंकारी या घमंड भरा मैसेज भेजा उसने निज़ामुद्दीन औलिया को, तो उसके रिप्लाई में निज़ामुद्दीन औलिया ने उसको बोला कि तुम मुझ पर अटैक करने का जो प्लान बना रहे हो ना, उससे पहले बस इतना जान लो कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा माना जाता है कि उनके अभिशाप से या जो भी है उसी दौरान गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, राइट। अब देखते हैं इसके रिफॉर्म्स के बारे में। गैसुद्दीन तुगलक ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले रस्म ए मियान, इसको मध्यम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक फॉलोड मिडल पाथ इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम भी नहीं और बहुत ही ईज भी नहीं। हिज पॉलिसीज वर नॉट वेरी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। सो ये एज अ की टर्म पूछा जा सकता है। रस्म ए मियान इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और इसका मतलब क्या होता है? मध्यम मार्ग इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नॉट वेरी हार्श, नॉट वेरी सॉफ्ट पॉलिसीज। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एंड लैंड रिवेन्यूज में भी इसने काफ़ी काम किया था, उसके बारे में देख लेते हैं। इसने लगान, लगान क्या था? लगान होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट। तो इसने क्या करा? लगान को रिड्यूस कर दिया। कितना? 1/10 कर दिया। एक बट मतलब 10 में से सिर्फ एक पार्ट लगान दिया जाता था। लगान क्या था? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन इसके अलावा मुकद्दम, मुकद्दम कौन होता था? मुखिया। और खुद खुद होता था भूस्वामी।
तो इन दोनों को क्या कर दिया इसने, गॉट बैक देयर राइट्स एज इंटरमीडिएटरीज इन टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इससे पहले हमने देखा जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे उन्होंने मुकद्दम और खुद की पावर्स को छीन लिया था, डायरेक्ट वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। पर गयासुद्दीन तुगलक ने इनको वापस दे दिए इनके राइट्स एज अ इंटरमीडिएटरीज इन टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन। ही रिटर्न द खलीसा लैंड राइट्स बैक टू आमिर्स। ये भी इसने मतलब एक तरह से इसने वो सारे डिसीजंस पलट रहा है ये, क्योंकि इससे पीछे हमने देखा था कि जो खलीसा लैंड था वो सारा दोबारा से जो स्टेट था उसने एक्वायर कर लिया था। अच्छा, ही कंस्ट्रक्टेड वेल्स एंड कैनाल्स टू इंक्रीज लैंड अंडर इरिगेशन दस इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गयासुद्दीन तुगलक ने वेल्स और कैनाल्स बनवाए थे इरिगेशन का नेटवर्क बढ़ाने के लिए, जिससे प्रोड्यूस बढ़ सके। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स बट, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो कैनाल्स या नहरें हैं ना वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। पर सबसे ज्यादा जो कैनाल्स बनाई वो किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने, जो अभी आगे आएगा। ठीक है, शुरुआत करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने और सबसे ज्यादा किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने। इंट्रोड्यूस्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गयासुद्दीन तुगलक ने। मेड अ न्यू सिटी तुगलकाबाद नियर दिल्ली, हिज टॉम्ब इज सिचुएटेड हियर। तो ये दिल्ली के पास ही है। ही किल्ड खुसरो, ऑल्सो कर्स्ड बाय हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है, ऊपर हमने पढ़ा था ना, राइट। आगे देखते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, सॉरी रजिया सुल्तान, फिर बालबन। देन कम्स द खिलजी, खिलजी में जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। फिर तुगलक हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक कवर कर लिया, और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम है वो है जौना खान, राइट। अब ये 1325 में रूलर बन जाता है। 1325 में क्या होता है, आपका गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बनता है, किसका, दिल्ली सल्तनत का, 1325। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीजें बोली जाती हैं। एक तो अनफॉर्चुनेट आइडियलिस्टिक, अभागा आदर्शवादी, और दूसरा इंटेलिजेंट फूल रूलर, बुद्धिमान मगर मूर्ख शासक। ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने टाइम से आगे था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पगला भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं किस्मत का मारा इंसान था, अपने टाइम से आगे था। बहुत कोशिश करी इसने कई चीज़ों में, काफ़ी इनोवेशंस लाया, काफ़ी आगे बढ़ा, पर चीज़ें इसके हक में काम नहीं करी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मैक्सिमम रिवोल्ट्स इन हिज टेन्योर एज वेल एज मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी भी सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर में हुआ, और रिवोल्ट्स भी सबसे ज़्यादा इसी के टेन्योर में हुए। डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी सो ही हिमसेल्फ लेड वॉर एक्सपीडिशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी पे ये इजीली ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए खुद ही वॉर एक्सपीडिशंस में जाता था ये। दिल्ली सल्तनत में इसके टाइम पे 23 सूबास या फिर प्रांत हुआ करते थे, राइट। जैसे आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, ऐसा समझ लो, या स्टेट होते हैं, जैसे इंडिया के स्टेट्स है, ऐसे दिल्ली सल्तनत के 23 सूबास या परगनास होते थे। ठीक है, सूबास के नीचे फिर शिक होता था, ये सब यूनिट्स हैं। शिक के नीचे फिर परगना, सूबा या प्रांत, फिर शिक, फिर परगना। परगना क्या होता था, अप्रोक्सीमेटली 100 to 84 विलेजेस मेड वन परगना। बंगाल में भी कुछ है ना परगना करके गांव, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। तो परगना में 100 से 84 विलेज होते थे, उनको मिलाकर एक परगना होता था। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले विलेजेस विलेजेस का ग्रुप बनता था जिसको परगना बोलते थे, फिर बहुत सारे परगना मिला के शिक होते थे, और बहुत सारे शिक मिला के आपका क्या बनता था, सूबा, और बहुत सारे सूबों को मिला के सल्तनत बन जाती थी। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया। ड्यूरिंग रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट अंपायर्स इन साउथ इंडिया, ये हो रहा था, मतलब उसके टाइम पे साउथ इंडिया में नए इंडिपेंडेंट अंपायर्स भी बन रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। 1336 विजय नगरा एम्पायर बाय हरिहरा एंड बुक्का।
तो देवर द फाउंडर्स, इन्होंने फाउंड कर दिया विजयनगरा एम्पायर कब? 1336 में। और मोहम्मद बिन तुगलक आया था 1325 में। ठीक है, लगभग 11 साल बाद उसके 1336 में विजयनगर एम्पायर आ गया, हरिहरा और बुक्का ने फाउंड करा। फिर 1347, ये भी लगभग 11 साल बाद 47 में बाहमनी एम्पायर आ गया। इसको किसने फाउंड करा? अलाउद्दीन बाहमन शाह। हमें इनके फाउंडर्स के नाम याद होने चाहिए क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है या एलिमिनेट करने में काम आ जाता है। तो बाहमनी एम्पायर को फाउंड किया था अलाउद्दीन बाहमन शाह ने। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन बाहमन शाह वाज एन अफगान, ये क्या था? अफगान था। एंड यूज टू सर्व अ ब्राह्मण इन देवगिरी नेम्ड गंगू, सो इज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। राइट, आगे देखते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। कौन कौन से रिफॉर्म्स? पहला है जस्टिस एंड लॉ। So Muhammad bin Tughlaq ended authority of ulemas in his department, which made ulemas foe with Muhammad bin Tughlaq. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसने जो उलेमास थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनको गुस्सा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने उनकी अथॉरिटीज को खत्म कर दिया, तो वो इसके खिलाफ हो गए। दूसरा, ऑल्दो इसकी जो मंशा थी वो ये थी कि जस्टिस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसमें करप्शन ना हो, इसलिए उसने उनको अलग किया था। पर यहाँ पर उल्टा हो गया। आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट बेस्ड ऑन मेरिट, दैट इज irrespective of being from noble family, this made angry amirs and maliks. This was very important. इसने एक्चुअली में क्या करा कि जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उस पे अपॉइंटमेंट मेरिट के बेस पे शुरू करा, रेदर देन फैमिली, किस फैमिली से आते हैं या कौन से हायरार्कियल वहां से आ रहे हैं कि भाई आप नोबल फैमिली से हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है। नॉलेज पे, मेरिट पे, उस पे इसने पोस्ट देनी शुरू करी, अपॉइंटमेंट शुरू करी। तो इससे जो नोबल मैन थे, आमिर्स एंड मालिक्स, वो भी इसके अगेंस्ट हो गए। तो उलेमास जो रिलीजियस लीडर्स थे वो भी अगेंस्ट हो गए, और आमिर्स एंड मालिक्स भी इसके अगेंस्ट हो गए। He was an educated ruler. He is known for intellectual debates with a Jain monk, Jain Prabha Suri. ये important है। इन्होंने मतलब उनके साथ डिस्कोर्स करा था, काफी डिबेट्स करे थे। तो किनके साथ? जैन मॉन्क जीना प्रभा सूरी। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नड पर्सन। जो भी लर्नेड पर्सन होता है वो, उसका दिमाग खुला रहता है, वो सारे विचारों के लिए अपने दिमाग को ओपन रखता है, उन पे क्वेश्चंस करता है, रैशनल थिंकिंग करता है। तो क्योंकि ये एजुकेटेड रूलर था तो ये ऐसा करता था। ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स एज वेल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एजुकेटेड होते हो, आपका दिमाग रैशनल होता है, तो आप इस बात को समझते हो कि सारी नदियां एक ही समुंदर की तरफ जाती हैं, या ये सारा प्रकाश एक ही ईश्वर से आ रहा है। हो सकता है हम उस प्रकाश को राम बोलें, रहीम बोलें, जीसस बोलें, या जिस भी नाम से आप भगवान को याद करते हैं। तो ये बात मोहम्मद बिन तुगलक समझता था, इसलिए ही यूज टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एज वेल। आगे देखते हैं। सो ही कंटिन्यूड दाग सिस्टम फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ये पढ़ा था पीछे हमने, खलजी डायनेस्टी में भी होता था ना, उसी को इसने कंटिन्यू करा। दाग सिस्टम फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा या हुलिया सिस्टम फॉर आईडी ऑफ सोल्जर्स, ये भी पीछे पड़ा था ना, तो उसी सिस्टम को इसने कंटिन्यू करा। ठीक है, दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम को कंटिन्यू करा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं। रिफॉर्म्स दैट फेल्ड। अब ये रिफॉर्म्स तो बहुत सारे लाए, पर उसमें से कई फेल भी हो गए। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स फेल हो गए, जरा उनको देख लेते हैं शॉर्ट में। सो मोहम्मद बिन तुगलक इसने क्या क्या करा? इंक्रीज ऑन टैक्सेस इन दोआब रीजन ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट वेंट अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक एज देयर वाज अ, अकाल पड़ गया था ना, सूखा पड़ गया था। ड्रॉट इन द रीजन अराउंड 50% टैक्स वाज वेरी हाई विच मेड पीजेंट्स टू रिवोल्ट। तो जिसके कारण किसानों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि पहले से सूखा पड़ा है और उस पर इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया 50% का, तो वो तो रिवोल्ट करेंगे ही। इट रिजल्टेड इन एपिडेमिक, एक महामारी आ गई। कहाँ पे? दिल्ली वाले रीजन में। एंड मोहम्मद बिन तुगलक को खुद ही भागना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। कहाँ पे? स्वर्गद्वारी में। स्वर्गद्वारी एक जगह है कन्नौज के पास, जहाँ पे ये लगभग 2.5 साल रहा।
He divided Doab part into units under officers to provide loans, seeds and irrigation facilities to farmers, but it failed. क्यों फेल हो गया? Due to corruption and later reforms, करप्शन एंड लेट रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसने अच्छा तो सोचा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करे जो लोन, सीड और इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे फार्मर को, पर वो बहुत ही करप्ट निकल गए ऑफिशियल्स, और ये जो रिफॉर्म्स है ये बहुत लेट हो गए, तो इसलिए ये फेल हो गया। ही स्टैब्लिश डिपार्टमेंट फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं दीवान ए कोही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीवान ए कोही, डिपार्टमेंट फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि, कृषि बोलते हैं ना हम, कृषि, कृषि से कोही याद रख लेना चाहे। ठीक है, तो दीवान ए कोही, डिपार्टमेंट फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक का अगला रिफॉर्म जो फेल हुआ वो था शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी एंड रीनेम्ड न्यू कैपिटल दौलताबाद। अब ये फेल क्यों हो गया? फेल एज ही चोज समर टाइम, कैपिटल शिफ्ट करने के लिए उसने गर्मियों का समय चूज करा। फॉर ट्रेवल ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अगेंस्ट द विल ऑफ सोल्जर्स, इसके सोल्जर्स भी तैयार नहीं थे, शॉर्टेज ऑफ फूड था, एंड कॉमन पीपल, सोल्जर्स और कॉमन पीपल, ही मेड देम ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिजल्टेड इन प्लेग। ठीक है, तो इसने मतलब जब अपनी कैपिटल शिफ्ट करी देवागिरी, दिल्ली से, देवागिरी आपका महाराष्ट्र में, तो वहां तक लोगों को ले जाने के लिए एक तो टाइम गलत चूज कर लिया, गर्मी का टाइम, सोल्जर्स भी नहीं जाना चाहते थे, लोग भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कोई भी अपना नेटिव प्लेस छोड़ना नहीं चाहता, पर उनके विल के अगेंस्ट ये लोगों को लेके गया और खाने की भी कमी हो गई और एक प्लेग भी आ गया था बीच में, तो ये भी इसका फेल रहा। दूसरा, टोकन मनी, ही इंट्रोड्यूस टोकन मनी बट फेल ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ फेक करेंसी। इसने टोकन मनी तो इंट्रोड्यूस करी, पर उसके अगेंस्ट बहुत सारी फेक करेंसी आ गई मार्केट में। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय चाइनीज एंड ईरानियन रूलर्स हु ऑलरेडी स्टार्टेड टोकन मनी। It would have been in favor as there was shortage of silver, but corrupt officials added to the failure. Right? इनकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी फेक मनी आ गया था। आगे देखते खुरासान एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। So he paid his soldiers in advance for 1 year for his expenditure, but the time uh, he reached there, the Khorasan Empire grew stronger and defeated Tughlaq army. राइट, सो खुरासान हमने पीछे पढ़ा था ना, जो आपका वेस्ट वाला, इंडिया के वेस्ट वाला रीजन है, अफगानिस्तान और उसके उधर वाला पूरा रीजन, वो मिलके खुरासान बनता था। उसके लिए उसने पहले से अपने सोल्जर्स को पे करा कि आपको जाके खुरासान जीतना है, पर जब तक 1 साल के बाद, मतलब तैयारी के बाद वो वहां पहुंचा, तो खुरासान अंपायर और भी स्ट्रांग हो गया था और ये इसको हार का मुंह देखना पड़ा। आगे देखते हैं करचिल करचिल एक्सपेडिशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। सो करचिल इज बेसिकली कुमाऊं हिल्स ऑफ हिमालयास। तो इसने क्या करे, 10,000 सोल्जर्स भेजे और वहां पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई, फॉट वेरी बैडली एज ओनली 10 सोल्जर्स मैनेज टू कम बैक टू दिल्ली। यहाँ पर इसकी जीती हुई हार हो गई। क्यों? ये जीत तो गया पर कोई बचा नहीं उस जीत को देखने के लिए, मतलब 10,000 सोल्जर्स भेजे जिसमें से सिर्फ 10 सोल्जर्स जिंदा बचे, जो जिन्होंने दिल्ली में आकर इसको खबर दी। ऑल्दो द रूलर्स ऑफ करचिल रीजन एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी, बट मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट गॉट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम 1351 की। 1351 में क्या होता है? 1351 में डेथ हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की लगभग 26 साल के बाद। राइट, क्योंकि 1325 में ये रूलर बना था, और ऐसा कहा जाता है इसके डेथ के बारे में कि शासक को प्रजा से और प्रजा को शासक से छुट्टी मिल गई। ही मैनेज टू क्रश रिवोल्ट्स इन सिंध एंड गुजरात। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मोहम्मद बिन तुगलक का। अब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तीसरा कौन आता है 1351 में? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। As soon as Firoz Shah Tughlaq came to power, he wave of loans of farmers issued by दीवान ए कोही। और ये दीवान ए कोही यानी कृषि किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसमें जो भी लोन्स दिए गए थे वो माफ कर दिए, कर्ज माफी कर दी इन्होंने फार्मर्स की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये काफी पहले से चला आ रहा है ये सिस्टम।
He made the positions of Iqtidar, Sardar's military post hereditary to please them and gain their सपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, मेरिट के बेस पे कर दिया था ना ये सिस्टम। पर फिरोज शाह तुगलक बहुत ही तेज बंदा था, उसने क्या करा कि उसको सपोर्ट चाहिए था इन सब का, तो इसने जो पुराना सिस्टम था उसको वापस पलट दिया। राइट, फिर से मतलब क्या कर दिया, पोजीशंस ऑफ इक्तेदार, सरदार्स, मिलिट्री पोस्ट, इन सबको हेरिडिटरी कर दिया ताकि वो लोग खुश हो जाएं। ठीक है। He gave proper respect to ulemas and reinstalls them in justice and law department to gain their support। सेम उसने उलेमास के साथ करा। मतलब ये सारे जो पुराने रिफॉर्म्स करे थे उनको उल्टा कर रहा है ये। रिफॉर्म्स करे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक इनको वापस से रिग्रेसिव में जा रहा है, उल्टा कर रहा है उसका। राइट, आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड बंगाल बट गॉट डिफीटेड बाय शमसुद्दीन इलियास 1353 में, मतलब 2 साल बाद, सॉरी 3 साल, हाँ 2 साल बाद। अगेन अटैक्ड बंगाल, डिफीटेड बाय, किससे ये डिफीट हो गया, सिकंदर शाह। और यहाँ पर क्या हो गया, इसका फेलियर हो गया। आगे देखते हैं। जयनगर उड़ीसा रूलर भानुदेव, जयनगर करके किंगडम था उड़ीसा में, वहां का रूलर था भानुदेव, वॉज डिफीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड जगन्नाथपुरी टेम्पल टू प्लीज उलेमा। से इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथपुरी टेम्पल्स को इसने लूट कर लिया था, मतलब डिस्ट्रॉय भी करा था। क्यों, ताकि इसके जो इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स है वो खुश हुए। ये किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ टेम्पल पे अटैक किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा पे। आगे देखते हैं। टैक्सेशन अंडर फिरोज शाह तुगलक देखेंगे अब हम। तो टैक्सेशन में इसने क्या किया था, सबसे पहले इरिगेशन टैक्स इसने लगाया था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। मैक्सिमम नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स बाय फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स एज वेल। ठीक है, तो मैक्सिमम नेटवर्क बना फिरोज शाह तुगलक के अंदर एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज टैक्स ऑन इरिगेशन। कौन, फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। लगान यानी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लगान का मतलब होता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉट ऑन एग्रीकल्चर ओवरऑल, इट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो या फिर लैंड पे नहीं है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे है। ठीक है, गेहूं की फसल उगाई, जो गेहूं हुआ उस पे टैक्स लगेगा। कितना, 1/5 और 1/3 रहता था एज पर जमीन की फर्टिलिटी के बेसिस पे, वहां से कितनी प्रोड्यूस आ रही है। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर 1/5 और 1/3 अंडर फिरोज शाह तुगलक। ही मर्ज्ड 24 टैक्सेस इनटू 4 टैक्सेस। भाई उस टाइम का जीएसटी लेके आया था ये। क्या क्या कर दिया इसने, सारे मल्टीपल टैक्सेस को 4 में बांट दिया। कौन कौन से थे, खरज, खम्श, जजिया और जकात। राइट, तो खरज की बात कर लेते हैं। खरज वॉज लगान ऑन लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व पे जो लगान लगता था उसको बोलते थे खरज। राइट, आगे खम्स, खम्स वॉज बूटी मनी, यानी लूट का जो धन होता था, दैट इज खम्स। देन अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक आर द रूलर्स who divided booty money into 2 parts, that is 80% for rulers royal treasury and 20% for the soldiers। ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने 80% जो भी लूट का मनी होता था वो रॉयल ट्रेजरी में रखना होता था और 20% ही सोल्जर्स को मिलता था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मगर जो फिरोज शाह तुगलक है उसके टाइम पे, या जो अदर दिल्ली सल्तनत है उस टाइम पे क्या होता था, अदर रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत रिवर्स्ड इट, दैट इज 80% फॉर सोल्जर्स एंड 20% फॉर रॉयल ट्रेजरी। राइट, आगे देखते हैं। जजिया, जजिया वॉज रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स टू फॉलो देयर रिलीजन। ठीक है, देन जकात, जकात वॉज रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स। राइट, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करे थे। कंस्ट्रक्टेड 5 बिग कैनाल्स, 1200 गार्डन्स अराउंड दिल्ली, वहां पे उसने फ्रूट ट्रीज लगवाए थे। 300 नगर मतलब शहर इस्टेब्लिश करे थे, जिसमें से एक था हिसार जो कि हरियाणा में है।
फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजपुर पंजाब में, जौनपुर यूपी में एंड फिरोजाबाद यूपी में। राइट। तो लगभग 300 नगर बसाए, 1200 गार्डन बनाए दिल्ली के अराउंड, 5 बड़े इरिगेशन कैनाल्स बनवाए फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ट्रांसपोर्टेड 2 अशोकन पिलर्स एडिक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोकन पिलर एडिक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करा था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। एंड इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली, इसको ये कहाँ से लाया था? मीरठ एंड कोपरा से लेकर आया था। और इसको कहाँ इस्टेब्लिश करा था इसने? दिल्ली में। क्या? अशोकन पिलर्स। राइट। जिन पे एडिक्ट्स थे। दीवान ए बंदागन, सॉरी, दीवान ए बंदगान, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, बंदी होता है ना, बंदी से बोलते हैं ना, बंदी बना दिया, ये आजकल वाली बंदी नहीं बंदा बंदी वाली। दिस वाज फॉर स्लेव वाला। सो दीवान ए बंदगान, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, ये स्टैब्लिश करा था फिरोज शाह तुगलक ने। एंड इट इज सेड दैट फिरोज शाह तुगलक हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन दिल्ली सल्तनत। क्यों? ये स्लेव्स कहाँ से आते थे? नॉर्मली व्यापार से तो आते ही थे, इसके अलावा कई बार युद्ध बंदी बना लिए जाते थे, प्रिजनर ऑफ वार, उनको स्लेव बना लेते थे। देन दारुल सफा, दारुल सफा होता है सफा, साफी सुना होगा, बहुत ही फेमस दवाई है। तो सफा दवाई कहाँ मिलती है? हॉस्पिटल पे। तो देखो ना, दवा, साफी, हॉस्पिटल, ऐसे याद कर लो। दारुल सफा फ्री हॉस्पिटल्स फॉर पब्लिक। ठीक है। ये किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात, डिपार्टमेंट टू डील विथ डोनेशंस एंड हेल्प पुअर एंड विडोज, खैरात बोलते हैं ना हम, खैरात दे दी। तो डिपार्टमेंट टू डील विथ डोनेशंस एंड हेल्प पुअर एंड विडो बनवाया इसने। देन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक। मुझे पता नहीं मैंने ये हिंदी ट्रांसलेशन सही करी है या नहीं, बट इंग्लिश में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कराया फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं। 1338 में क्या हो जाता है? डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे इसकी कहानी हो जाती है खत्म। अब 1398 में क्या होता है? व्हेन तैमूर लंग अटैक दिल्ली, द रूलर ऑफ दिल्ली वाज नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तैमूर लूटेड बूटी एंड रिटर्न बैक। और ये जो महमूद शाह तुगलक था, ये कोई मतलब बहुत स्ट्रांग रूलर नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ये कर नहीं पाया। और तैमूर ने अच्छा खासा दिल्ली को लूटा, बहुत मार काट करा और बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर गया 1398 में। बीच में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये एक गैप आ गया था पावर का, क्योंकि कोई स्ट्रांग रूलर था नहीं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसके क्या क्या रीजंस थे वो देख लेते हैं। शिफ्टिंग कैपिटल टू दौलताबाद गेव कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात, दस इंश्योरिंग रीच टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पोर्ट्स टू दिल्ली सल्तनत। ठीक है। दौलताबाद से ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्ट दोनों का एक्सेस मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत को, ये इससे फायदा हुआ। प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेजन फ्रॉम मंगोल्स एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये दो रीजंस थे तुगलकाबाद दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करने के। आगे, आमिल इन दिल्ली सल्तनत वाज ऑफिसर इन चार्ज टू कलेक्ट रिवेन्यूज। ठीक है। आमिल रिवेन्यू दिल्ली सल्तनत, आमिल रिवेन्यू दिल्ली सल्तनत। आगे, इक्ता सिस्टम इज नॉट इंडिजीनियस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी टाइप मटेरियल है ये। इक्ता सिस्टम इज नॉट इंडिजीनियस, क्यों? क्योंकि ये बाहर का सिस्टम है, इसको इंडिया में बाहर से कौन लेके आया? इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद घोरी इन इंडिया। ठीक है। इक्ता सिस्टम इज नॉट इंडिजीनियस। कमेंट में बताइए ये ओरिजिनली कहाँ का सिस्टम है। आगे देखते हैं। तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश किसने करी थी? गाजी मलिक ने। ठीक है। उसका ओरिजिनल नाम था गयासुद्दीन तुगलक। 1398 तैमूर ने अटैक करा दिल्ली पे, उस वक्त रूलर कौन था? तुगलक डायनेस्टी रूल में थी। जैन मॉन्क जिन प्रभा सूरी रिलेटेड टू मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना, उनसे डायलॉग्स करता था ये। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए, जस्ट रिवाइज करने के लिए, तो इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करे थे? तो सबसे पहले इंक्रीज इन टैक्सेस करा, शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद, इंट्रोड्यूस टोकन मनी, खुरासान एक्सपेडिशन, और सबसे लास्ट में कराची एक्सपेडिशन इन कुमाऊं हिल्स। ठीक है। तो टैक्स बढ़ाया, कैपिटल शिफ्ट करी, टोकन मनी इंट्रोड्यूस करा, खुरासान एक्सपेडिशन और करचिल एक्सपेडिशन। ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिफॉर्म्स बाय अपॉइंटिंग ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल क्लासेस टू हाई पोस्ट्स बेस्ड ऑन मेरिट. इसको अभागा आदर्शवादी भी बोला जाता है. Due to shifting of capital in दौलताबाद, a positive consequence was seen in field of communication. नेगेटिव तो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव भी देखो. कम्युनिकेशन, रिलीजन, कल्चर एंड सोशल थॉट्स. क्यों? क्योंकि पहली बार दौलताबाद आपका महाराष्ट्र में, नॉर्थ और साउथ का मिलन, नॉर्थ एंड साउथ केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट. ठीक है. इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट, खो गया था जिसका जूता, वॉज अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. वैसे बाद में नहीं, भाग गया था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कुछ बोल दिया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा. और इसने बहुत सारी यात्राएं करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है ये. ही सेंट इब्न बतूता टू चाइना एज इज एम्बेसडर. ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक ने एज ए एम्बेसडर भेजा था इसको चाइना, इब्न बतूता को. ड्यूरिंग हिज रीन मंगोल्स अंडर तरमसरिन अटैक्ड सिंध. किसके टाइम पे? बोलो बोलो बोलो. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. ठीक है. एंड एक्सटेंडेड हिज रूल टिल कल्लानौर एंड पेशावर. इंट्रोड्यूस्ड दीवान ए आमिर ए कोही. बताया था ना, कोही कृषि एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है. आगे देखते हैं. दिल्ली सल्तनत रीच्ड इट्स हाइट्स अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एज वेल एज डिसइंटीग्रेशन वीकनिंग ऑफ अंपायर ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज पीरियड. क्योंकि उसके मतलब लेटर पार्ट में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था. आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक रिटर्न फ्रॉम डेक्कन, अ न्यू अंपायर्स वर बॉर्न. कौन कौन सी थी? विजयनगर अंपायर एंड बामनी अंपायर्स वर बॉर्न. मोहम्मद बिन तुगलक डाइड ड्यूरिंग सिंध रिवोल्ट. ही कन्वर्टेड हरिहर एंड बुक्का टू इस्लाम. ये इंपॉर्टेंट है. और इनको फिर वापस रिकन्वर्ट करा जाएगा हिंदुइज्म में. ठीक है. किसने? सेंट विजयारण्य ने. ठीक है. इनिशियली विजयनगर अंपायर वाज कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ, पर बाद में ये, जब हम देखेंगे कृष्णदेव राय और ऐसे किंग्स आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोनार्ची बन जाएगा. अच्छा, फिरोज शाह तुगलक का थोड़ा बहुत देख लेते हैं. अभी पीछे ही पढ़ा था ना हमने, ताजा ताजा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो फिरोज शाह तुगलक डिड नॉट ट्राई टू कंट्रोल डेक्कन. डायरेक्ट रूल नहीं करा इसने, क्योंकि इसको पता था कि वो पॉसिबल नहीं है. वहाँ के किंग्स को वैसाल बनाया और इनडायरेक्ट रूल करा. बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक्स रूल. लॉन्गेस्ट टाइम टेकन टू सप्रेस रिवोल्ट ऑफ गुजरात एंड थट्टा. थट्टा पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगा था फिरोज शाह तुगलक को. ही ऑल्सो अटैक्ड ओडिशा जगन्नाथपुरी टेम्पल. पीछे पड़ा था ना, इंपॉर्टेंट है. एंड दीवाने बंदागिनी यानी स्लेव्स इंट्रोड्यूस करा इसने. ही मेड हेरिडेटरी द पोस्ट ऑफ इक्तेदार की पोस्ट को वापस इसने हेरिडेटरी कर दिया, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मेरिट पे करा था. ऑल्सो फिरोज शाह तुगलक मेड हेरिडेटरी पोस्ट इन मिलिट्री. ठीक है. He gave Ikta to military officials. Ikta was basically land in lieu of their service. Introduced a policy of collection of jizya as a separate tax. He even collected jizya from Brahmins. बहुत ही मतलब strongly tax collection था इसका. Public work department introduce किया गया and took slaves from हाई क्लास फैमिलीज. कुलीन लड़कों को अपना ये स्लेव बनाता था टू फुलफिल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी. ठीक है. मतलब किसी किंगडम में गया, वहाँ के जो भी रॉयल फैमिली के लोग हैं उनको स्लेव्स बना लिया, उनको अपने आगे झुकाने के लिए, ऐसा करता था ये. और देखते हैं दीवान ए अर्ज. अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं. तुगलक में हमने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक पढ़ा, और उसके बाद फिर नसीरुद्दीन तुगलक आ जाता है, जो बहुत ही वीक रूलर होता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब इसके बाद सैयद और लोधी डायनेस्टी हमें पढ़नी, जो हम आगे पढ़ेंगे. पर ये जो दोनों डायनेस्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब इसके आगे मैं इसको एक लेक्चर में कवर कर लूँगा. पर उससे पहले जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, टर्मिनोलॉजीज और दूसरी चीज़ें जहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं. दिल्ली सल्तनत के टाइम की टर्मिनोलॉजीज. तो दीवान ए अर्ज. ठीक है. इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आर्मी, मिलिट्री, अर्ज. ठीक है. तो अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट. ठीक है. तो दीवान ए अर्ज वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट. अर्ज ए मामलिक के नाम से भी इसको जाना जाता था. तो जहां पे भी अर्ज आएगा ना, तो याद रखना इट्स फॉर मिलिट्री.
ठीक है। अर्ज आर्मी मिलिट्री, दीवान ए अर्ज। दीवान ए रिसालत, रिसालत, ठीक है, इसको बोलते थे विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट जो आजकल के टाइम पे होता है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। विधि, रिसालत, दीवान ए रिसालत। देन दीवान ए इंसा, इंसा जर्नलिस्ट, इंसानियत की बात करते हैं ना हर जगह जाके, इंसानियत इंसानियत, तो जर्नलिस्ट इंसा, जर्नलिस्ट इंसा, और इंसा से इंफॉर्मेशन, पत्राचार, कोरस्पोंडेंस। तो जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट था दीवान ए इंसा था। क्या था ये? दिल्ली सल्तनत में जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट दीवान ए इंसा, लॉ का डिपार्टमेंट रिसालत, आर्मी या मिलिट्री का डिपार्टमेंट अर्ज। दीवान ए आमिर ए कोही, कोही जैसे ही कोही आए कृषि याद कर लेना, कोही कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दीवान ए काजा ए मामलिक, हम बोलते हैं ना काजी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी क्या करेगा? काजी जस्टिस करेगा, ठीक है। तो दीवान ए काजी ए मामलिक, दीवान ए कजा ए मामलिक, तो जहां भी कजा काजी ये सब आए तो फॉर जस्टिस, ठीक है। दीवान ए इश्तियाक, इश्तियाक पेंशन, इश्तियाक पेंशन रटना ही पड़ेगा, मैं तो इसको कहीं कनेक्ट नहीं कर पाया, आप कर पाओ तो बताना, ठीक है। दीवान ए इश्तियाक, डिपार्टमेंट फॉर पेंशंस। दीवान ए मुस्तकराज, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, मुस्तकराज फॉर एरर्स, ठीक है, एरर्स, एरियर्स, सॉरी एरियर्स, मुस्तकराज एरियर्स जो कि बकाया पैसा निकालना है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, ये तो हमने विभागों की डिपार्टमेंट्स की बात कर ली, अब ऑफिसर्स और ड्यूटी परफॉर्म्ड इन दिल्ली सल्तनत वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वजीर। सो वजीर वाज चीफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस एज वेल इन सम केसेस, ठीक है। तो वजीर चीफ मिनिस्टर कह लो या इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस, वजीर। अर्ज ए मुमालिक, अर्ज आ गया ना, यानी मिलिट्री आर्मी डिपार्टमेंट हेड जो होता था, मुमालिक मतलब हेड होता है, ठीक है। तो अर्ज ए मुमालिक मिलिट्री का हेड आपका अर्ज ए मुमालिक। काजी, कजा पड़ा था ना पीछे, जस्टिस, काजी लीगल ऑफिसर डिस्पेंसिंग शरिया लॉ, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम रूल है ये, तो मुस्लिम रूल है दिल्ली सल्तनत में, तो वो कैसे चलेगा? वहाँ के मुस्लिम लॉज के हिसाब से, यानी इस्लाम के लॉज के हिसाब से। तो इस्लाम में जो लॉ होते हैं गवर्न करने के लिए, उनको बोलते हैं शरिया लॉस, ठीक है। वकील ए दार, कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड्स, जैसे हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं दर दारू, दर दवा तो ये दर आई थिंक हाउस होल्ड के लिए ही है, तो ऐसे मैंने याद कर लिया। वकील ए दर, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, मतलब बहुत सारे हाउस होल्ड की ठोकर खानी पड़ती है, तो कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है। दर इज रॉयल हाउस होल्ड, बोलते ना किसी के दर पे जाना पड़ता है, तो वकील ए दर, कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है। इस आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसको ही आगे जाके कारखाना बोला गया, ठीक है। बरीद ए मुमालिक, हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी, ठीक है, बरीद। इंसा क्या था? न्यूज डिपार्टमेंट का नाम था ना, दीवान ए इंसा, और उसका जो हेड था उसको बोलते थे बरीद, बरीद ए मुमालिक, हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी। अमीर ए मजलिस, मजलिस एक कॉमन टर्म है दिल्ली में, बहुत सारी जगह, एक मेट्रो स्टेशन में ना मजलिस पार्क, मजलिस का मतलब होता है फेस्ट, फेस्टिवल, फीस्ट, खुशी वाली चीजें। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स कौन था? आमिर ए मजलिस। आगे देखते हैं,